हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो हम लोग जो है आज कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं BHDLA 135 हिंदी भाषा विविध प्रयोग का। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं दो चार क्वेश्चन आज डिस्कस करने वाला हूं आपसे। एंड मैंने क्वेश्चन से संबंधित जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन भी कर दिया है। ठीक है, आप इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को जो मैंने अंडरलाइन किया उसको आधार बनाकर अपने क्वेश्चंस के आंसर जो है वो दे सकते हैं। ठीक है, तो हमारा इस सीरीज का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि ध्वनि की परिभाषा देते हुए उसका वर्गीकरण कीजिए। ठीक है, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ध्वनि क्या है। ठीक है, ध्वनि की परिभाषा क्या है और उसका हम लोग वर्गीकरण कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसके संदर्भ में सबसे पहला हमारा जो उत्तर ये होगा कि किसी भी सुनने वाली चीज को हम लोग ध्वनि कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखा गया है कि किसी भी वस्तु की श्रवणीय समग्र स्थितियां सामान्यतः ध्वनि कही जाती है। ठीक है, अर्थात कि कोई भी ऐसी वस्तु के लिए जब हम किसी मतलब संकेत का प्रयोग करते हैं जिसके माध्यम से किसी दूसरे सुनने वाले के कान तक कुछ सूचनाएं प्रेषित होती है तो उसे हम लोग ध्वनि की संज्ञा दे सकते हैं। साधारण शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि हमारे कानों से जो भी चीजें सुनी जाती है वो सारी चीजें ध्वनि के अंतर्गत आएंगी। ठीक है, पर यह जो परिभाषा है दोस्तों, यह एक विस्तृत परिभाषा है, क्योंकि ध्वनि तो सार्थक भी हो सकता है, निरर्थक भी हो सकता है। सार्थक कैसे, जैसे मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ तो मैं ये सार्थक ध्वनि का प्रयोग कर रहा हूँ, किंतु अगर मैं किसी भी तरह का अभद्र शब्द का प्रयोग करूं जिसका कोई मीनिंग ना हो, जिसका कोई अर्थ ना हो, तो वो क्या होगा कि निरर्थक हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से जो ध्वनि की इस तरह की जो परिभाषा है कि सुनने लायक कोई भी चीज जो कि हमारे कान सुनते हैं वो ध्वनि है, तो यह परिभाषा विस्तृत होगी, किंतु हमें जो है वैज्ञानिक तौर पर हमें एक संकुचित परिभाषा का इस्तेमाल ही करना है। ठीक है, तो हम लोग आगे देखते हैं आगे क्या लिखा गया है। तो भाषा के प्रसंग में जो ध्वनि का अर्थ है वो कुछ अलग होता है। ठीक है, और इसी संदर्भ में हमारे डॉक्टर भोलानाथ तिवारी कहते हैं, परिभाषा जो उन्होंने ध्वनि की दी है वो ये है कि ध्वनि जो है वो भाषा की वह लघुत्तम इकाई है जिसका उच्चारण और श्रोतव्यता की दृष्टि से स्वतंत्र दायित्व हो या व्यक्तित्व हो। अर्थात ये कहा जा रहा है कि ध्वनि हम लोग उसे कह सकते हैं, भाषा की वो छोटी से छोटी इकाई को कह सकते हैं जिसका उच्चारण जो हम लोग करते हैं अपने मुख से और जो सुनने वाला सुनता है उस समय वह जो ध्वनि है वह स्वतंत्र हो, उसका एक अपना अलग व्यक्तित्व हो। इसे ही हम लोग क्या कह सकते हैं, तो ध्वनि कह सकते हैं। ठीक है, और इसी संदर्भ में कुछ और विद्वानों ने कुछ अन्य परिभाषाएं दी हैं, हम लोग उसको भी देख लेते हैं। अब डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी और विलियम जोन्स जो है इसी मत के समर्थक थे कि भाषा के जो ध्वनि होती है वह जो है एक लघुत्तम इकाई होती है जिसका उच्चारण और श्रोतव्यता जो है वह स्वतंत्र व्यक्तित्व वाला होता है। ठीक है, अब जो डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी और विलियम जोन्स थे उनके अनुसार जो ध्वनि होता है उसका जो व्यक्तित्व होता है वह निश्चित होता है और अपरिवर्तनीय होता है। अर्थात हम लोग क को ख नहीं पढ़ सकते, ख को ग नहीं पढ़ सकते, अर्थात हर ध्वनि का स्वरूप जो है वो निश्चित होता है। और इसी वजह से ध्वनि जो है सामान्यतः दो भागों में बढ़ जाती है, संघ ध्वनि और ध्वनिग्राम। ठीक है, अब ये संघ ध्वनि और ध्वनिग्राम क्या है हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, अंग्रेजी में ध्वनिग्राम को जो है फोनेम नाम से जाना जाता है और संघ ध्वनि को एलोफोन नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब ध्वनि की भाषा जो है वो क्या है हम लोग उसको देखते हैं। ये जो संघ ध्वनि है, ध्वनिग्राम है, ये क्या है हम लोग इसको समझते हैं। ठीक है, तो ध्वनि की जो परिभाषा डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने दी थी वो क्या थी, देखते हैं। भाषणावयवों द्वारा उत्पन्न तथा निश्चित श्रवण गुण वाली ध्वनि भाषण जो है ध्वनि कही जाती है। ठीक है, अब श्याम सुंदर दास जी का कहना था कि भाषण के समय, ठीक है, बोलने के समय जो उत्पन्न ध्वनि जो है जो कि निश्चित श्रवण गुण वाली होती है उसे ही हम लोग क्या कह सकते हैं, तो ध्वनि कह सकते हैं। ठीक है, अब डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी ने जो शब्द कहे थे वो तो मैंने आप लोगों से पहले ही चर्चा कर ली। ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, स्क्रीन को ऊपर करते देखते हैं क्या लिखा गया है। हम लोग चर्चा कर लेते हैं संघ ध्वनि की। ठीक है, संघ ध्वनि वस्तुतः क्या है अगर वैज्ञानिक की दृष्टि से देखा जाए। ठीक है, कोई भी व्यक्ति एक ही ध्वनि को दो बार या दो से अधिक बार उसी रूप में नहीं कह सकता। ठीक है, हर बार एक ही ध्वनि में कुछ ना कुछ उच्चारण अंतर आएगा ही आएगा। यदि ऐसा कहा जाए कि कानपुर का कोई व्यक्ति कल कलकत्ता जाएगा, ठीक है, तो यहाँ आपको देखना है
कि यहाँ पर क का भिन्न भिन्न रूप उच्चारित हुआ, जैसे कानपुर का क, फिर कल का क, फिर कलकत्ता का क। तो इस तरह से भिन्न भिन्न रूप में जो है क का उच्चारण किया गया, और यही जो है हम लोग इसे ही क्या कह सकते हैं, संग ध्वनि। ठीक है, संग ध्वनि में क्या होता है, एक ही जो ध्वनि है वो बार बार अलग अलग शब्द के लिए अलग अलग तरीके से बोली जाती है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, संग ध्वनि कहते हैं। और ये सभी ध्वनियां जो है एक दूसरे से भिन्न और भिन्न उच्चरित होती है, पर एक सी प्रतीत होती है। उच्चरित तो अलग अलग होती है, जैसे कलकत्ता, कल, कानपुर, एक ही को, कभी को बना है, कभी का बना है, कभी कलकत्ता बना है। तो इस तरह से जो है ध्वनियां जो है उसका उच्चारण अलग 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 होता है, किंतु वह एक सी प्रतीत होती है। इसे ही हम लोग संग ध्वनि या एलोफोन का नाम दे सकते हैं। ठीक है, अब ब्लॉक और ट्रैगर के अनुसार ध्वनि की जो परिभाषा है वो ये है कि किसी भी भाषा में किसी भी ध्वनि के ये रूप संग ध्वनि कहलाते हैं। द इंडिविजुअल साउंड विच कंपोजेज अ फोनेम आर इट्स एलोफोन्स। ठीक है, अब हमने संग ध्वनि की चर्चा कर ली, अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग चर्चा कर लेते हैं ध्वनिग्राम की। तो ध्वनिग्राम क्या है? ठीक है, वस्तुतः संग ध्वनियों के जो सामूहिक रूप को अगर हम लोग एक श्रेणी में रख दे तो उसे ही हम लोग ध्वनिग्राम कहते हैं। अब है ब्लॉक और टैगर के अनुसार जो परिभाषा दी गई थी ध्वनिग्राम की वो थी, ए फोनेम इज अ क्लास ऑफ फोनेटिकली सिमिलर साउंड। और विंगफील्ड के अनुसार ध्वनिग्राम की परिभाषा दी गई थी, ए ग्रुप ऑफ स्पीच साउंड नियरली इनफ अलाइव टू बी ट्रीटेड एज अ यूनिट फॉर अल्फाबेटिक पर्पस। ठीक है, इस प्रकार हम ये कह सकते हैं भाषा ध्वनि में प्रयुक्त ध्वनियां वास्तव में ध्वनिग्राम ही है, इसलिए जो लिपि चिन्ह दिए गए हैं उन ध्वनियों का ध्वनिग्राम कहा जा सकता है। अब ये कहा जा सकता है कि भाषा ध्वनि में बोलते समय जो ध्वनियां हमारे मुख से निकलती है वही वास्तव में ध्वनिग्राम है। ध्वनिग्राम वो है जैसे कि लिखा गया था, कानपुर का कोई व्यक्ति कल कलकत्ता जाएगा, भले ही वहाँ का, कल, उसके बाद फिर कलकत्ता, इस तरह के शब्दों का प्रयोग हुआ, उच्चारित भिन्न थी परंतु वह एक सी प्रतीत होती थी। फिर इन्हीं एक सी ध्वनियों का जो हम लोग एक संग्रह करते हैं उसी संग्रह को हम लोग क्या कहते हैं, ध्वनिग्राम कहते हैं। और इसी तरह हम ये कह सकते हैं कि लिपि में जो चिन्ह दिए गए हैं उसे ही ध्वनियों का ध्वनिग्राम कहा जाता है। ठीक है, अब है वर्गीकरण। अब वर्गीकरण कैसे होता है, कैसे हुआ, हम लोग इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। भाषा जो है उसकी जो लघुत्तम इकाई है उसे ही ध्वनि का नाम दिया जाता है। ठीक है, वास्तव में ध्वनि के विवेचन से हमें यह पता चलता है कि यह किसी के मुख द्वारा उच्चरित होती है तथा दूसरों के कानों तक पहुंचती है और श्रवण योग्य होती है, तो वही जो है ध्वनि है। ठीक है, और इसकी उत्पत्ति जो है किसी भी व्यक्ति के मुख से होती है और यही लहरों के रूप में दूसरे श्रोताओं के कानों तक पहुंचती है। अब जो है किसी भी भाषा की अर्थाभिव्यक्ति अर्थात किसी भी भाषा का जो अर्थ होता है, अर्थ ग्रहण करने की जो मूल कड़ी होती है, जो वाक्य संरचना होती है, इन्हीं ध्वनियों के आधार पर होती है। इसी प्रकार हम ये कह सकते हैं कि भाषा की जो लघुत्तम इकाई है उसे ही हम लोग ध्वनि कहते हैं। ठीक है, इनमें से प्रथम वर्ग उच्चारण से संबंधित है। भाषा विज्ञान के अंतर्गत इनका वर्गीकरण करते समय उच्चरित ध्वनियों के दो रूप मिलते हैं, स्वर और व्यंजन। अब देखिए, जब हम लोग ध्वनियों का उच्चारण करते हैं तो उस समय भाषा विज्ञान जो है उसके अंतर्गत इन ध्वनियों को दो रूपों में बांटा जाता है, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। ठीक है, और यह जो वर्गीकरण है ध्वनियों का, यह बहुत प्राचीनतम वर्गीकरण है और इनमें व्यंजन को स्वरों की सहायता से उच्चारित किया जाता है। ठीक है, और इस जो ध्वनि का जो इस तरह का जो वर्गीकरण था, इसका सिद्धांत का प्रथम प्रतिपादन जो है वह यूनानी वैयाकरण डायोनिसस थ्रेम्स ने किया था। ठीक है, और थ्रेम्स का जो समय था वो ईसा पूर्व दूसरी सदी थी। ठीक है, और भारत में जो स्वर शब्द का प्रयोग है यह ऋग्वेद में मिलता है और आगे चलकर पतंजलि ने लिखा स्वयं राजन्ते स्वरा अन्वग भवती व्यंजनंग मिति। ठीक है, अब इस तरह से ये वाला क्वेश्चन यहीं पे एंड होता है दोस्तों। अब हम लोग अपने अगले प्रश्न को देख लेते हैं। ठीक है, और उसका डिस्कशन कर लेते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो ये है कि ध्वनि से शब्द बनाने की प्रक्रिया के बारे में बताइए। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ध्वनि से शब्द आखिर बनते कैसे हैं, इसकी चर्चा यहाँ पे करी गई है। ठीक है, तो वस्तुतः जो हिंदी की वर्णमाला में 11 स्वर हैं और 33 व्यंजन हैं, और यह भी माना जाता है कि हिंदी में करीब करीब 3 से 4 लाख शब्द हैं औसतन। ठीक है, और
इन्हीं 33 10 43 एक 44 वर्णों से 44 ध्वनियों से 40-50 जो ध्वनियां हैं अतिरिक्त ध्वनियों को मिलाकर 3-4 लाख शब्दों का निर्माण कैसे हुआ। ठीक है, हम लोग अभी जो है इसी को जानने की कोशिश करेंगे और इसको जानने के लिए यह आवश्यक है कि ध्वनि से शब्द का निर्माण कैसे होता है। तो भाषा के शब्द जो हैं वह ध्वनियों से निर्मित होते हैं। ठीक है, अब वस्तुतः क्या है कि एक शब्द में एक ध्वनि हो सकती है, जैसे आ ए। संबोधन में किसी लड़के को बुलाना है तो लड़के, या एक शब्द में कई ध्वनियां हो सकती है। ठीक है, तो दो शब्दों में हम अंतर कैसे करते हैं, जैसे अगर हम बोलना शब्द का प्रयोग किसी के लिए करते हैं तो दूसरा व्यक्ति उसे खेलना या डोलना क्यों नहीं समझता। ठीक है, इसका कारण एक ही है दोस्तों कि हमें पता है कि हर ध्वनि की एक अलग अलग चिन्ह जो है हमें सिखाई गई है। ठीक है, जैसे बो खोड़ो। ठीक है, ये 3 अलग अलग ध्वनियां हैं और हम इन तीनों में अंतर को पहचान सकते हैं। ठीक है, और इसी अंतर के कारण हम तीनों अलग अलग वर्णों को पहचान लेते हैं और फिर इसका तात्पर्य यह है कि शब्दों के निर्माण में हम इन्हीं ध्वनियों के अंतर को पकड़ते हैं और फिर नए शब्दों का निर्माण कर लेते हैं। अब होता क्या है कि किसी शब्द में कम से कम एक ध्वनि को बदलकर उसके स्थान पर दूसरी ध्वनि को रखने से क्या होता है, अर्थ में अंतर आ जाता है और फिर एक भिन्न शब्द का निर्माण हो जाता है। ठीक है, अब मैं थोड़ा ऊपर करके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ एक उदाहरण समेत आप लोगों को दिखाया गया। देखिए कमल, कलम। देखिए कमल में यही देखिए ध्वनि का क्या खेल है कि ध्वनि की वजह से वर्णों को अलग उलट दिया गया है। ल को अंतिम से बीच में डाल दिया गया और म को बीच से अंतिम में डाल दिया गया। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग भिन्न नए नए शब्दों का निर्माण हो गया। आप यहाँ देखिए कमल से अगर ल को हटा दिया गया और इसमें रो लगा दिया गया तो एक अलग भिन्न शब्द का निर्माण हो गया। और हमें इस बात का पता कैसे चला कि हम ये कमल है और ये कमर है, क्योंकि हमारी जो लिपि है उसके अंतर्गत इन सभी क म और ल के लिए एक निश्चित चिन्ह बनाए गए हैं और इन्हीं चिन्हों में अंतर करके हम एक शब्द को पहचान सकते हैं और इन्हीं चिन्हों को उलट फेर कर हम नए नए शब्द का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि शब्द जो है, किसी भी शब्द का निर्माण जो हम करते हैं वो भाषा के अर्थ को वहन करने वाला एक ऐसा शिला होता है, एक ऐसा खंड होता है जो कि बहुत ही ज्यादा बहुमूल्य है और इन खंडों का निर्माण जो है एक या एक से अधिक ध्वनियों से होता है, एक या एक से अधिक ध्वनियों के मिलने से होता है। ठीक है, और यही कारण है कि हर दो शब्दों के बीच कम से कम एक ध्वनि का परिवर्तन अगर हो तभी हम दो अलग अलग शब्दों को पहचान सकते हैं या फिर दो अलग अलग शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कमल और कलम में या फिर कमल और कमर में ल और र का अंतर हम लोगों को दिखाई दे रहा है। ठीक है, मैं स्पष्ट करके जरा दिखा देता हूँ। देखिए कमल में ल को हटाकर र लगा दिया गया तो यहीं पर एक नए शब्द का निर्माण हो गया, कमर। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या लिखा गया है। अब देखिए दोस्तों ये जो ध्वनि की शब्द रचना की इस तरह की विशेषता है कि ध्वनियों से शब्द के निर्माण करते समय अगर हम ध्वनियों को बदलते हैं तो शब्दों का अर्थ भी बदलता है और शब्द भी बदल जाता है। तो इसी विशेषता को हम लोग अर्थभेदकता कहते हैं, यानी अर्थ में भेद या अंतर करने का गुण। ठीक है, अब आप लोग ये प्रश्न भी समझ गए। अब हम लोग अपने तीसरे प्रश्न को देखते हैं और उसकी चर्चा करते हैं। और उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। ठीक है, जैसे कि ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक का कुछ पॉइंट ऐसा है जो कि मैंने यह नहीं समझा कि इसे समझाने की आवश्यकता, क्योंकि मुझे नहीं लगा कि ये जो लिखे गए हैं, ये जो लाइंस लिखे गए हैं, ये जो है इस क्वेश्चन के लिए सटीक है। ठीक है, हमारा जो अगला क्वेश्चन है और शायद इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि ध्वनियों और उच्चारण की विशेषताओं को वर्णित कीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि ध्वनि जो हमारे मुख से निकलती है और उसका जो उच्चारण होता है उनकी विशेषताएं क्या क्या हैं उसको वर्णित कीजिए, उसको समझाइए। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं जरा। देखिए ध्वनि शब्द का अर्थ होता है कि अर्थभेद पैदा करना। ठीक है, अर्थात ध्वनि का काम क्या है कि शब्दों में अर्थभेद को पैदा करना। जैसे कमल, कमर। कमल में ल ध्वनि को हटाकर र लगा दिया गया तो एक नए शब्द का निर्माण हो गया, कमर। तो यहाँ ध्वनि क्या कर रही है कि अर्थों में
शब्दों के अर्थ में भेद को पैदा कर रही है, ठीक है। और इसके लिए यह आवश्यक है दोस्तों कि हम दो ध्वनियों के उच्चारण के स्तर पर अंतर करें, और जो सुनने वाला होगा, जो कुछ भी हम बोल रहे हैं, सुनने वाला भी उन दो ध्वनियों के बीच के उच्चारण में अंतर को पहचाने, तभी जो है ध्वनि और उच्चारण से एक अच्छे और नए शब्द को सुनने वाला भी सुन सकेगा और फिर शब्द को बोलने वाला भी बोल पाएगा। अब हम लोग देखते हैं, अगर क और ख दोनों का उच्चारण एक ही जैसा हो तो सुनने वाला जो है उसे क्या होगा कि इस तरह का भ्रम होगा, काना और खाना इन दोनों चीजों में वो अंतर नहीं कर पाएगा, कोना और खोना इसमें भी वो अंतर नहीं कर पाएगा, सका और सखा इन दोनों शब्दों में भी वो अंतर नहीं कर पाएगा। मेरा ये कहना है कि हमें जो है हर ध्वनि के उच्चारण पर ध्यान देना होगा, तभी हम दो शब्दों के बीच अंतर कर पाएंगे, ठीक है। अब जैसे ही हम लोग ध्वनि के मानक स्वरूप की बात करते हैं कि कौन सी ध्वनि का उच्चारण कौन सा है, तो उसके लिए हमें यह जानना जरूरी होगा कि हम इस तरह के अंतर को पहचाने कैसे, इसके लिए क्या कुछ नियम है, ठीक है, कि कौन सी ध्वनि जो है किस तरह से बोली जाएगी, इसके क्या कुछ नियम है, हम लोग उसको भी अभी देखते हैं। तो हिंदी की जो ध्वनियां हैं उसका उच्चारण कहाँ से होता है और क्या होता है। देखिए, जब हम लोग स्वर का यहाँ पे लिखा गया है आप लोगों को, मुंह कम खुला मुंह अधिक खुला, स्वर का जो ये उच्चारण स्थान है यहाँ पे ये दिखाया गया। अब कैसा है वो दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। जिह्वा के जो पिछले भाग से है, ठीक है, वहां पर से दुर्घई हर्षई ए और ए का उच्चारण होता है, ठीक है, और जिह्वा के मध्य भाग से ओ का उच्चारण होता है, और उस समय मुंह ना ही कम खुलता है ना ही ज्यादा खुलता है, ठीक है। अब हर्षऊ, दुर्घऊ, ओ और ओ इस तरह का जो उच्चारण होता है, इस तरह की ध्वनि का, वो जिह्वा के पिछले भाग से होता है। औ और आ का उच्चारण जो है वो जिह्वा के पिछले भाग से होता है। और जब यहाँ से इस वाले का, ठीक है, इतने का जो है नीचे की ओर जो मैं एरो कर रहा हूँ, इसका जब उच्चारण होता है तो मुंह अधिक खुला रहता है, और यहाँ से ऊपर वाले का जब उच्चारण होता है तो मुंह जो है कम खुला हुआ होता है, और बीच वाले का जब उच्चारण होता है तो मुंह जो है एक स्थिर गति में रहता है, ना ही ज्यादा खुला रहता है ना ही कम खुला रहता है, ठीक है। और जब हम लोग मुख्यतः ओ का उच्चारण करते हैं उस समय जीवा ना ही आगे होता है ना ही पीछे होता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इन सभी स्वर वर्णों के ध्वनि चिन्ह में स्वरों की जो ध्वनि है इसमें री को नहीं दिखाया गया। री को क्यों नहीं दिखाया गया है? क्योंकि री जो है एक पूर्ण स्वर नहीं है, ठीक है। ये जो री है, ये वाली री, यह जो है इस तरह से उच्चारित नहीं होती, अर्थात यह जो री है इस तरह से उच्चारित नहीं होती है, इस तरह से उच्चारित होती है, इसलिए इसे जो है पूर्ण स्वर की संज्ञा नहीं दी गई है। एंड सॉरी दोस्तों, मुझे थोड़ा सा बोलने में यहाँ मिस्टेक हो गया था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे किन किन बातों की चर्चा की गई है, ठीक है। आगे चर्चा की गई है घोष अघोष, फिर नासिक के अल्पप्राण महाप्राण, इस तरह की चीजों की, ठीक है। तो ये जो नासिक के वाली लाइन है दोस्तों, ये जो है अंगो, यहाँ पे लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ यो होगा, ठीक है। तो ये वाली जो है इसे हम लोग नासिक के या पंचमाक्षर कहते हैं, ठीक है। और ये वाली जो है ये टोटल, ठीक है, ये हम लोग घोष या महाप्राण है। फिर ये वाली घोष या अल्पप्राण है, ये अघोष या महाप्राण है, और फिर घोष और अल्पप्राण है ये, ठीक है। अब है अंतस्थ जो है योरलवा है, ठीक है। उसके बाद आगे क्या है देखते हैं, और अभी हम लोग घोष अघोष अल्पप्राण महाप्राण की चर्चा भी करेंगे ताकि ये और अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो पाए। अब यो और वो जो ध्वनि है इसको अर्ध स्वर की संज्ञा दी गई है, र को लुंठित स्वर की संज्ञा दी गई है, और ल को पार्श्विक स्वर की संज्ञा दी गई है, और उत्क्षिप्त अर्थात ड़ और ढ को जो है उत्क्षिप्त स्वर की संज्ञा दी गई है, उत्क्षिप्त, ठीक है। अब है पर संघर्षी, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह। अब इसे संघर्षी क्यों कहते हैं हम लोग इसकी भी बात करेंगे, ठीक है। अन्य संघर्षी ख ग ज फ, ठीक है। तो ये जो दोस्तों है दोस्तों लिखा गया संघर्षी, संघर्षी इसलिए कहा जाता है तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह को, क्योंकि जब ये ध्वनियां हमारे मुख से बाहर आती हैं तो उस समय यह जो है घर्षण पैदा करती है हमारे मुंह के अंदर, इसको संघर्ष करना पड़ता है हमारे मुंह से बाहर आने के लिए, इसे हम लोग इस वजह से जो है संघर्षी कहते हैं, ठीक है।
अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या लिखा गया है। अब यहाँ से हम लोग चर्चा करेंगे घोष, अघोष, अल्प प्राण और महाप्राण की। ठीक है, सबसे पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं घोष की। ठीक है, घोष को हम लोग स्वघोष के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब क्या है स्वघोष, मैं बताता हूँ आप लोगों को। देखिए, जब हमारे मुख से ध्वनियां बाहर आती है, अगर उस समय ध्वनियों के उच्चारण के समय, अर्थात क्या होता है कि जब स्वर तंत्रियों में कंपन होता है तो उन्हें हम लोग घोष या सघोष की संज्ञा देते हैं। ठीक है, और प्रत्येक वर्ग का, जैसे कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग में प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण जो है वह सघोष है, घोष है, और उसके बोलने के समय जो है क्या होता है कि हमारे स्वर तंत्रियों से कंपन उत्पन्न होता है। अब स्वर तंत्रियां, मैं एक चीज समझाना चाहता हूँ आप लोगों को। जब आप लोग कभी गो, घो, अंगो का उच्चारण जब करेंगे तो अपने गले में हाथ रखना, तो आप लोगों को एहसास होगा कि आपके गले से एक वाइब्रेशन उत्पन्न हो रहा है। यही जो है स्वर तंत्रियों में उत्पन्न कंपन होता है, और इसी से हम लोग पहचान सकते हैं कि कौन सा वर्ण जो है, कौन सी ध्वनि जो है वो सघोष है और कौन सी ध्वनि अघोष है। ठीक है, तो घोष में क्या होता है कि स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न होता है, और प्रत्येक वर्ग का, अर्थात क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग का तीसरा, चौथा एवं पांचवा वर्ण, अर्थात क वर्ग का गो, घो, अंग, च वर्ग का जो, झो, यो, ट वर्ग का दो, ढो, नो, त वर्ग का दो, धो, नो, प वर्ग का बो, भो, मो। ठीक है, ये जो है घोष है। सघोष है, घोष या सघोष दोनों एक ही होते हैं। ठीक है, और सभी स्वर ओ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षई, उदीर्घ उ, ए, ऐ, उ, औ, सभी स्वर सघोष हैं। फिर यो, रो, लो, वो और हो जो है सघोष हैं। ठीक है, और अब बात कर लेते हैं हम लोग अघोष की। ठीक है, अघोष अर्थात वैसे ध्वनि जिसके उच्चारण के समय स्वर तंत्रियों में कंपन जो है वह उत्पन्न नहीं होता, हम लोग उन्हें अघोष की संज्ञा देते हैं। ठीक है, और इनके उच्चारण में सिर्फ श्वास का ही प्रयोग होता है, अर्थात जब हम लोग बोलते हैं तो स्वर तंत्रियों में कंपन ज्यादा नहीं होता है। ठीक है, और जब हम लोग इस तरह के ध्वनि का उच्चारण करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ श्वास वायु ही बाहर आती है, और इसी तरह का जो वर्ण और ध्वनि है वो अघोष है, और प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय, ठीक है, वह जो है अघोष है। जैसे कवर्ग का कोफो, चवर्ग का चौछो, टवर्ग का टोठो और तवर्ग का तोथो एवं पवर्ग का पोफो, यह जो है अघोष है, क्योंकि इसके उच्चारण के समय क्या होता है कि स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न नहीं होता। जैसे को, खो, चो, छो, इस तरह के ध्वनियों के उच्चारण में कंपन उत्पन्न नहीं होता। हालांकि ये पूरी तरह से अगर मैं बोल दूंगा कि कंपन उत्पन्न नहीं होता तो ये गलत होगा। मैं ये कह सकता हूँ कि इन सभी के उच्चारण में कंपन कम उत्पन्न होता है। ठीक है, और जो तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण होता है, ध्वनि होती है, जैसे गो, घो, अंग, इसमें थोड़ा ज्यादा कंपन उत्पन्न होता है, इसलिए यह सघोष है, जबकि जिसमें कम उत्पन्न होता है कंपन वह अघोष है। ठीक है, तो अघोष में आते हैं प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण और ऊष्म वर्ण, अर्थात तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत स, ये ऊष्म वर्ण जो है अघोष के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और अघोष ध्वनियों के उच्चारण के समय, ठीक है, अघोष ध्वनियों के उच्चारण के समय स्वर तंत्रियां एक दूसरे से दूर होती हैं, जिससे वायु स्वर तंत्रियों में घर्षण नहीं कर पाती, और इस वजह से ध्वनि रहित होने के कारण यह अघोष है। देखिए, अब होता क्या है कि जब अघोष ध्वनियां बोली जाती है तो उस समय स्वर तंत्रियां जो है एक दूसरे से दूर हो जाती है। ठीक है, इस वजह से वायु जो है, जो हमारे मुख से बाहर निकलने वाली होती है, वो स्वर तंत्रियों में घर्षण पैदा नहीं करती है, और इस वजह से जो है कंपन कम होता है, और फिर जो ध्वनि रहित होने के कारण यह अघोष बन जाता है। ठीक है, अब थोड़ा नीचे करता हूं मैं। अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं अल्प प्राण और महाप्राण की। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अल्प प्राण ये हो गया। देखिए, जब व्यंजनों के उच्चारण के समय श्वास वायु का अधिक्य न हो उसे अल्प प्राण कहते हैं, अर्थात जब हम लोग किसी व्यंजन का उच्चारण करते हैं, ठीक है, जब हम लोग के मुंह से जब किसी भी वर्ण या ध्वनि का उच्चारण होता है और उस समय हमारे मुंह से ज्यादा वायु बाहर नहीं आती है, तो उस समय जो ध्वनि का उच्चारण हो रहा है वह जो है अल्प प्राण ध्वनि के अंतर्गत आएगा। ठीक है, सीधे शब्दों में ये होगा कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायु ज्यादा बाहर न आए उसे अल्प प्राण कह सकते हैं। ठीक है, और प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय और पंचम जो है वह वर्ण और ध्वनि जो है अल्प प्राण है। जैसे को,
गो और अंगो, चो जो और यो, तो डो और नो, ठीक है, तो दो और नो, पो बो और मो, ये सभी अल्प प्राण हैं। अब गौर करना, जब इसको आप लोग बोलेंगे इन सभी वर्णों ध्वनियों को, तो आप अपने सामने एक कैंडल रखना, ठीक है, कैंडल में को जला लेना और इन सभी वर्णों को ध्वनियों को आप कैंडल के सामने बोलना, तो आपको ये लगेगा कि कैंडल जो है बुझ नहीं पा रही है, अर्थात कैंडल का जो दीपक है वो बुझ नहीं पाता है, बंद नहीं हो पाता है। तो हमें ये पता चल जाता है कि हमारे मुंह से जो है कम वायु जो है बाहर आ रही है, ठीक है। और उसी समय स्वर जो है, जितना भी स्वर है, एक एक्सेप्शन अपवाद के तौर पर जितना भी स्वर है उसे अल्प प्राण माना जाता है, ठीक है। अब हम लोग महाप्राण की चर्चा कर लेते हैं। महाप्राण में क्या होता है, जब व्यंजनों के उच्चारण के समय श्वास वायु अधिक मात्रा में बाहर आती है तो उसे ही हम लोग महाप्राण की संज्ञा देते हैं, ठीक है। अब सीधे सीधे शब्दों में हम लोग ये कह सकते हैं, जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायु बहुत ज्यादा निकलती हो, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि मुख विवर से जो है श्वास वायु अधिक निकलती हो, ठीक है, उन्हें महाप्राण कहते हैं। महाप्राण में क्या होता है कि हमारे मुंह से ज्यादा वायु निकलती है और प्रत्येक वर्ग का जो है द्वितीय और चतुर्थ वर्ण, जैसे ख और घ, ठीक है, फिर छ और झ, फिर ठ और ढ, ठीक है, फिर थ और ध, फिर फ और भ, ठीक है, ये जो है महाप्राण वर्ण के महाप्राण ध्वनि के अंतर्गत आएगा। अब हम लोग अगर इसको चेक करना चाहते हैं तो आप लोग क्या करना, कैंडल जला के अपने मुंह के सामने ले आना और अपने मुंह से उसी कैंडल के दीपक के पास जो लौ जलता है उसी के पास आप लोग जो द्वितीय और चतुर्थ वर्ण अर्थात ख घ छ झ इस तरह के वर्ण का उच्चारण करना, तो देखना कि आप लोग वो जो कैंडल है बुझ जाता है, बंद हो जाता है। तो इस वजह से हमें पता चल जाता है कि हमारे मुंह से ज्यादा वायु बाहर आ रही है, तो ऐसे वर्ण और ध्वनि जो है महाप्राण के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। और इसी तरह जितने भी उष्म वर्ण है, उष्म वर्ण अर्थात तालव स, मूर्धन स, दंत स्व और ह, ये भी महाप्राण के अंतर्गत ही आएंगे, ठीक है। अब मैं इतने सारी बातों की चर्चा हम लोगों ने कर ली, ठीक है। अब मैं उसमें से एक और इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ, और वो बात ये है कि पवर्ग के जो सारे व्यंजन हैं वो एक ही जगह से बोले जाते हैं। अभी मैंने चर्चा की अल्प प्राण में प और ब जो है वो क्या है, तो महाप्राण है, फ और भ जो है महाप्राण है, प ब और म अल्प प्राण है, ठीक है, क्योंकि उसमें वायु जो है अल्प प्राण में कम निकलती है, महाप्राण में ज्यादा निकलती है। घोष और अघोष की भी चर्चा मैंने कर ली, लेकिन मैं एक अपवाद के तौर पर आप लोगों को बता दूं, पवर्ग का सारा व्यंजन अर्थात प फ ब भ म एक ही जगह से बोला जाता है, ठीक है। और उस समय क्या होता है कि जब भी हम प फ ब भ या म बोलते हैं तो हमारा दोनों होठ जो है वो बंद हो जाता है, और जब मुंह खुलता है तब ध्वनि का उच्चारण होता है, इसलिए पवर्ग को ओष्ठ्य व्यंजन भी कहा जाता है, ठीक है। और इसी तरह तवर्ग को दंत व्यंजन कहा जाता है, क्योंकि अगर हम लोग तो थो दो धो नो किसी भी तरह के वर्ण का उच्चारण करते हैं, ध्वनि का उच्चारण करते हैं, उस समय हमारी दांत जो है वो जीभ से लगती है और हवा बंद हो जाती है, ठीक है। इसी वजह से तवर्ग को दंत वर्ण की संज्ञा जो है दंत्य व्यंजन की संज्ञा दी गई है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या लिखा गया। और ऊपर में मैंने आप लोगों से संघर्षी की चर्चा की थी, ठीक है। तो उस संघर्षी में क्या होता है कि जब हम लोग किसी ऐसे ध्वनि का उच्चारण करना चाहते हैं जो हमारे मुंह में बहुत देर तक अटक जाती है, अर्थात जैसे सांप, तो हम लोग सांप इस तरह से बोलते हैं, उस समय जो है हम ये देखते हैं कि जब तक हमारे मुंह के अंदर हमारे अंदर में सांस रहता है तब तक हम उच्चारण कर पाते हैं, ठीक है। और जब हम लोग इस तरह से उच्चारण करते हैं उस समय जो स्वर तंत्रियां होती है वो इतने निकट आ जाती है कि उसका जो उच्चारण का मार्ग होता है वो बहुत छोटा हो जाता है, और फिर क्या होता है, वायु जो है इन स्वर तंत्रियों से घर्षण करती हुई निकलने लगती है, और इस वजह से इन सभी ध्वनियों को संघर्षी व्यंजन की संज्ञा दी गई है, ठीक है। और हिंदी में जो संघर्षी व्यंजन है उसे ऊष्म ध्वनियों के नाम से भी जाना जाता है, और ये ऊष्म ध्वनियां जो है ये है तालव स, मूर्धन स, दंत स और ह। और ऊष्म ध्वनियां हम लोग इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि उष्म का अर्थ होता है गर्मी, और जब घर्षण पैदा होता है तो घर्षण पैदा होने की वजह से मुंह के अंदर गर्मी होती है, गर्मी पैदा हो जाती है, और इसी वजह से हम लोग इसे जो है उष्म ध्वनि को नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या लिखा गया। अब देखिए, हम लोगों ने व्यंजन की चर्चा तो पूरे अच्छे से कर ली। अब इसी की तुलना में एक और ध्वनि है जिसे हम लोग स्वर की संज्ञा देते हैं, तो हम लोग स्वर उसे कहते हैं
जिसके उच्चारण में किसी अन्य ध्वनि की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है, उसे ही हम लोग स्वर की संज्ञा देते हैं। और स्वर वे ध्वनियाँ होती हैं जिनके बोलने के समय मुंह जो है वह ज़्यादा खुलता है। और हम लोग स्वर के बोलने के तरीके से भी उच्चारण में अंतर कर सकते हैं। जैसे कि आ के उच्चारण में मुंह ज़्यादा खुलता है, उसी समय दुर्घेय के उच्चारण में मुंह कम खुलता है। इसी तरह दुर्घेय उस स्वर का उच्चारण हम मुंह के आगे से करते हैं, दुर्घेय इस स्वर का उच्चारण हम मुंह के पीछे से करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम स्वर को भी के उच्चारण के बारे में भी अच्छे से अंतर कर पाते हैं। और इसकी चर्चा मैंने सबसे पहले ऊपर में शॉर्ट में करी थी, छोटे रूप में। ठीक है, तो यह वाला क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो जो है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ठीक है, एंड जो थोड़ी बहुत गलती हुई होगी उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे। ठीक है, एंड आज के वीडियो में इतना ही रहेगा दोस्तों।